नमस्कार। परमाणु संरचना के लेक्चर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो क्वांटम अंक है। लेक्चर 7 में भी हमने क्वांटम अंक पढ़ा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के हमारे लेक्चर में। लेक्चर 7 में हमने ये पढ़ा था कि क्वांटम अंक क्या होते हैं, इनका उपयोग क्या है। हमने ये देखा था कि यदि हमें चारों क्वांटम अंक का मान पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किस कोश, किस उपकोश और किस ऑर्बिटल में है, और इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। हमने 4 क्वांटम अंक देखे थे। सबसे पहले मुख्य क्वांटम अंक n द्वारा प्रदर्शित होता है। सेकंड हमने पढ़ा था दिगंशी क्वांटम अंक l द्वारा प्रदर्शित होता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा चुंबकीय क्वांटम अंक और चक्रण क्वांटम अंक। तो हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि हमने मुख्य क्वांटम अंक और दिगंशी क्वांटम अंक में क्या पढ़ा था। सबसे पहले मुख्य क्वांटम अंक जो n द्वारा प्रदर्शित होता है, उसमें हमने ये देखा था कि मुख्य क्वांटम अंक कोश को प्रदर्शित करता है। कोश का मतलब KLMN, कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस कोश में है। इसके बाद हमने पढ़ा था दिगंशी क्वांटम अंक। इसको L द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह उपकोश के बारे में बताता है। उपकोश का मतलब SPDF। आप ध्यान रखें, कोश, कोश के बाद उपकोश, और उपकोश के बाद आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चुंबकीय क्वांटम अंक, जो हमें यह बताएगा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा हमारा जो क्वांटम अंक है वो है चुंबकीय क्वांटम अंक। अब आप देखें कि इसको ml द्वारा m थोड़ा बड़ा लिखेंगे और l थोड़ा सा स्मॉल लिखेंगे। चुंबकीय क्वांटम अंक द्वारा प्रदर्शित होता है और इसको ml द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह त्रिविम में अर्थात x, y और z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन तरंग की अभिविन्यास को बताता है। अर्थात नाभिक के चारों ओर कौन सी जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, तो x, y और z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन तरंग के अभिविन्यास को बताता है। और ये जो अभिविन्यास है उसे ऑर्बिटल कहा जाता है। और ऑर्बिटल की परिभाषा जो हमने हाइजेनबर्ग के बाद पढ़ी थी वो यह थी कि नाभिक के चारों ओर वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब आप देखें कि किसी उपकोश में यानी SPDF उपकोश के अंदर कुल ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, वो यदि हमें पता करना है तो 2l+1 का फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जाम्पल l अगर 0 है तो आपको पता होना चाहिए l बराबर 0 s के लिए होता है, और इसके लिए 2l+1 निकालेंगे तो आएगा 1, और यह इसका मतलब ऑर्बिटल की संख्या 1 आएगी। अगर l का मान 1 है तो ऑर्बिटल की संख्या 3 आएगी, 2 है तो 5 आएगी, 3 है तो 7 आएगी, और 4 है तो 9 आएगी। इसका कैलकुलेशन एक बार हम करके देख लेते हैं। मान लीजिए l = 0 दिया है तो आपका 2l+1 जो फॉर्मूला है उससे आपका जो मान आएगा वो 2 0 प्लस का 1 = 1, यानी 1। अगर हम s की बात करें, क्योंकि l बराबर 0 जो होता है वो s उपकोश की बात होती है, और s उपकोश में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है ये। उसी तरीके से अगर हम l = 1 का कैलकुलेशन आप कीजिए, अपन l = 2 की बात करते हैं। 2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर d की बात हो रही है, और 2l+1 फॉर्मूले से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो मान आता है वो आता है 2 + 1 = 5, यानी ये d की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल ऑर्बिटल की संख्या d में 5 होती है। आप ये देखें, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। उसी तरीके से यदि हम l = 3 का कैलकुलेशन करें, l = 3 का मतलब हम f उपकोश की बात कर रहे हैं, तो 2l+1 का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास आता है 7, यानी f उपकोश के अंदर
कुल ऑर्बिटल की संख्या होती है 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 12 + 1 का जो फॉर्मूला है वो आपको ये बताएगा कि किसी उपकोश में कुल ऑर्बिटल की संख्या क्या है। अब देखिए, पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए दिगंशीय चुंबकीय क्वांटम अंक का मान जो होगा वो अलग होगा। उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब आप ये देखें कि दिगंशीय क्वांटम अंक का मान -L से शुरू होकर के 0 तक जाएगा और 0 से +L तक जाएगा। अब कैसे हम समझते हैं? मान लीजिए कि आपको L = जब 0 दिया था तो आपको पता था कि ये S की बात हो रही है, और जब आपने 12 + 1 का फॉर्मूला लगाया तो आपको वैल्यू आई 1, यानी S उपकोश के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। तो आप जब S ऑर्बिटल बनाते हैं तो हम केवल एक बॉक्स बनाते हैं, और इसके लिए चुंबकीय क्वांटम अंक का मान होता है 0। यदि एक मान है तो इसका मतलब 0 होगा केवल। मान लीजिए L = 1 की बात हो रही है, इसका मतलब ये P उपकोश की बात हो रही है, और 2L + 1 का फॉर्मूला लगाने के बाद आपके पास वैल्यू आती है 3। इसका मतलब ये है कि जो P उपकोश है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 और 3, और इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए जो मान होगा वो हमने क्या पढ़ा है? -L से 0 और 0 से +L। तो आप ये देखिए कि सबसे आप याद करने का तरीका है, सबसे बीच वाले को आप 0 कहें, लेफ्ट वाले को -1 और राइट वाले को +1। उसी तरीके से यदि आपके पास L = 2 दिया हुआ है और फॉर्मूले से आप निकालते हैं तो आपकी वैल्यू आती है 5, और ये पता है हमें कि L = 2 अर्थात D की बात हो रही है। तो आप देखें कि D उपकोश के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, कुल ऑर्बिटल की संख्या 5 है, और प्रत्येक ऑर्बिटल की जो वैल्यू होगी, जो उसके लिए चुंबकीय क्वांटम अंक का मान होगा, वो हम कैसे निकालेंगे? -L से 0 और 0 से +L का अंक। अब आप देखें, सबसे केंद्र वाला जो है, बीच वाला, उसको आप 0 दें, लेफ्ट साइड में सबसे पहले वाले को -1 और इसके बाद -2, राइट में 0 के जस्ट बाद वाले को +1 और इसको कहेंगे +2, और लास्ट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं L = 3, यानी F उपकोश की बात हो रही है, और 2L + 1 के फॉर्मूले से हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7, यानी F उपकोश जो है उसके अंदर कुल ऑर्बिटल की संख्या होती है 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखें कि इसका मान सबसे बीच वाले को 0, फिर होगा आपका -1, -2, -3, +1, +2 और +3। अब आप ये देखें कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आप चुंबकीय क्वांटम अंक का मान निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा कहा जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है P के अंदर। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो आपके चुंबकीय क्वांटम अंक की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। यदि आपको किसी D के इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए तो आपको पता होगा कि इसके लिए वैल्यू होगी +2, और यदि F में इस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए तो आप निकाल सकेंगे कि वैल्यू कितनी है? +3। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चुंबकीय क्वांटम अंक का मान निकाल सकते हैं।
कि आपको कहा जाए बोरोन के जो 72 कोश का जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप क्वांटम अंक निकालिए, चुंबकीय क्वांटम अंक क्या होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि क्वांटम अंक के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। बोरोन है, बोरोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 5, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 2s2 और 2p1। अब देखिए 2p1 p उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 एंड 3। जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और आपको पता है कि ये बीच वाला 0 है, ये -1 है और ये +1 है। तो आप ये देखें कि जो चुंबकीय क्वांटम अंक है उसका मान होगा -1। तो कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आप ऑप्शन देख करके उसको करेक्ट कर सकते हैं कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा। तो आपको इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चुंबकीय क्वांटम अंक का मान पूछा जा सकता है। चौथा और आखिरी है आपका चक्रण क्वांटम अंक। आप ध्यान रखें कि इसे जो चक्रण क्वांटम अंक है वो हमें स्पेक्ट्रल एविडेंसेस से प्राप्त होता है। जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और खुद की अक्ष पर भी घूमती है, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिमान है तथा खुद की अक्ष पर भी गतिमान है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और आपको पता होगा कि जब कोई आवेशित कण गतिमान अवस्था में होता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के चक्रण की वजह से एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं या अयुग्मित हैं उसके आधार पर वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो लगाया जाता है उसको प्रतिकर्षित या आकर्षित करता है। परमाणु के जितने भी चुंबकीय गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण की वजह से होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई परमाणु है जिसके अंदर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अर्थात 2-2 के पेयर में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं है। तो इस तरीके का जो परमाणु होता है उसे हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं और प्रतिचुंबकीय परमाणु बाहर से लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करता है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं तो ऐसे परमाणु को अनुचुंबकीय कहा जाता है और अनुचुंबकीय पदार्थ बाहर से लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करता है। अब आप देखें कि जब आपने दिगंशी क्वांटम अंक पढ़ा था तो उसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था √L L+1h/2π था कक्षीय कोणीय संवेग, उसका फॉर्मूला था। और ये जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा है μs, वो कहलाता है चक्रण कोणीय संवेग। यदि आपको चक्रण कोणीय संवेग निकालना है तो आपको √s ब्रैकेट में s+1h/2π, s जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चक्रण है। देखिए इलेक्ट्रॉन का चक्रण 2 हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो s के 2 मान हो सकते हैं, या तो प्लस का हाफ या फिर माइनस का हाफ। प्लस का हाफ का मतलब हुआ क्लॉकवाइज और माइनस का हाफ का मतलब हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा माना जाता है। तो आपको यदि आप ये ध्यान रखें कि जब कोई ऑर्बिटल आप बना रहे हैं s के लिए, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इसका चक्रण हाफ बताएंगे। यदि हम किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो एक तो होगा प्लस हाफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन का होगा माइनस हाफ। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इनके लिए s की वैल्यू 0 होगी। तो आप ध्यान रखें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, युग्मित है, अयुग्मित है। तो हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्बिटल में यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए s का मान 0 होगा और यदि अयुग्मित है तो उसके लिए हाफ होगा, प्लस हाफ या माइनस हाफ हम कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका ये टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये जो μb लिखा हुआ है ये क्या है, इसे कहा जाता है बोर मैग्नेटोन, जो कि मैग्नेटिक मोमेंट अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की इकाई है।